Hey guys, welcome back you all again on Achievers Academy platform, and in this particular session we will discuss about all about NET JRF. Who conduct that exams, what is the syllabus of that exam pattern कैसा रहता है, total question and marks कितने होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं पता है नेट के एग्ज़ाम के बारे में, तो आफ्टर seeing that video you will be very confident and get all the knowledge about the net examination. ठीक है, so let's we start. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेट एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले सबसे अच्छी और खुशखबरी की बात तो ये है कि आपके अचीवर्स एकेडमी जो प्लेटफॉर्म है, यस, अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर जो अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका जो नेट का फर्स्ट पेपर है वो अब अवेलेबल हो चुका है। तो यू कैन गो ऑन अचीवर्स एकेडमी ऐप एंड टेक द बैचेस इफ़ यू वांट टू start your preparation about the NET examination. Clear? Okay. So before we are going to start, मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। मैं आपको अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पेपर 1 की 6 to 7 यूनिट्स कंप्लीट करवाऊंगी और बाकी की यूनिट्स अदर फैकल्टी मेंबर्स आपको कंप्लीट कराएंगे। So, my name is Priya Arora. I am 4 times NET qualified in a row. In a row means continuously I qualified NET examination 4 times. And also I qualified my HTET exam, HPSC स्क्रीनिंग एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर के लिए 2019 में आउट हुए थे फॉर्म्स, वो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है विद 80 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 100। Also, I have a good knowledge about a research aptitude and experience of PhD entrance exam because मैंने 2 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के PhD entrance एग्ज़ाम को सेकंड हाईएस्ट मार्क्स के साथ में क्वालिफाई किया है। तो आपको जो पेपर 1 यहाँ पर मिलेगा वो इस टाइप से मिलने वाला है कि आपको पेपर 1 के लिए या अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अलग से रिसर्च एप्टीट्यूड की कोई भी प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 में ही आपको स्टैट और रिसर्च का पोर्शन हम नेट के एग्ज़ाम से थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग वे में कराएंगे, ताकि जो बच्चा है नेट एग्जामिनेशन करने के बाद पीएचडी के लिए एंट्रेंस देता है तो उसे इस तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी फील न करनी पड़े। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपका इस तरीके से प्रिपरेशन होगा कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की फुली नॉलेज हो जाएगी और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आई एम ऑल्सो स्कोर्ड सेकंड पोजीशन इन यूनिवर्सिटी इन डिबेट एंड आई हैव 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनली, और नेट के फील्ड में मुझे काम करते हुए 2018 दिसंबर से मैं काम कर रही हूँ, बट मेरा जो फर्स्ट बैच था नेट का वो 2019 में निकला था। सो मुझे कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 2019 से मैं नेट के एग्ज़ाम पर काम कर रही हूँ। तो इस फील्ड में मुझे बहुत ही क्वालिटी नॉलेज है, वो आपको जैसे जैसे क्लासेस आप देखोगे तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज़ नेट एग्ज़ाम? ठीक है, और नेट एग्ज़ाम के बारे में सबसे अच्छी बात तो अब क्या है कि आपको अचीवर्स एकेडमी, जैसे कि आपको टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जाना ही जाता है, तो अचीवर्स एकेडमी के ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होंगी नेट पेपर 1 के लिए, नेट पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए आपकी कॉमर्स, पेपर 2 में आपकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, प्लस जियो प्लस इंग्लिश, ये सब्जेक्ट पेपर 2 के अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं। बाद में जैसे जैसे अगर कुछ और न्यू सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे श्योरली। बट नाउ पेपर 1 एंड पेपर 2 ज्योग्राफी, इंग्लिश और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मेरा स्पेशलिस्ट है और
जो पेपर 2 इंग्लिश है वो निशा मैम आपको कराएंगी, और पेपर 2 ज्योग्राफी है वो जो हमारी ज्योग्राफी की मैम है वो आपको कराएंगे। क्लियर हो गई है बात यहाँ पर। अब नेट एग्जामिनेशन क्या होता है? नेट में टोटल जो CSIR है उनका भी नेट है, UGC है उनका भी नेट है। तो मैम ये क्या चीज़ है, चलिए जी बता देते हैं आपको। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बायोलॉजी, उनके लिए जो नेट है वो CSIR कंडक्ट कराता है। उनका जो नेट है वो मेनली CSIR में आता है। और UGC नेट सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, लाइक कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस में आते हैं भाई? UGC में। तो क्लियर हो गई ये बात। नाउ नेक्स्ट वन इज हु कंडक्ट दैट एग्जाम, कौन सी एजेंसी है? तो NTA है भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। हाउ मैनी पेपर्स इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके पेपर्स रहते हैं टोटल 2 पेपर्स। वन इज जनरल विच इज कॉमन फॉर ऑल, जो आपका फर्स्ट पेपर है ये आपका जनरल है और ये कॉमन रहता है सभी के लिए ही, सबको ही ये देना पड़ता है। पेपर जो 2 है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये हर किसी के अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें जो कंटेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का ही पूरा पेपर 2 रहेगा, उसमें कॉमर्स का ही आपको MCQ पैटर्न में पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश है तो उसमें इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पेपर 1 है जो, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 100 क्वेश्चन और 10 यूनिट्स होती हैं। जनरल पेपर होता है, कंपलसरी होता है सभी के लिए, मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसके बारे में जो सिलेबस है पेपर 1 का, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लाइक कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश। तो इसमें बच्चा टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स आपके बन गए। तो टोटल जो पेपर है पूरा आपका ये 3 घंटे की सीटिंग का रहता है। आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 3 आवर्स आपको मिलते हैं। इन 3 आवर्स में आपको टोटल 300 जो मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 10 यूनिट्स जैसे आपकी पेपर 1 में है, सेम ऐसे ही जैसे हमारा जो स्पेशलिस्ट है सब्जेक्ट, उसमें कॉमर्स है तो कॉमर्स की भी 10 यूनिट यहाँ पर होती हैं सिलेबस के लिए। यहीं से पूरा जो पेपर है वो ड्राइव होता है। क्लियर हो गई है बात यहाँ पर? ओके जी, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेट GRF। अब नेट क्या है और GRF क्या है? नेट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है और GRF किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में भी काफी कंफ्यूजन बच्चों में पाई जाती है। तो इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है। जो नेट है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे आपको पता है जो स्टेट एलिजिबिलिटी सेट के एग्जाम निकलते हैं ये पर्टिकुलर एक स्टेट वाइज होते हैं, बट जो नेट का एग्जाम है ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर आपका नेट का एग्जाम क्लियर है तो आप नेशनल लेवल पर किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई इन एवरी स्टेट फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। क्लियर हो गई है बात? ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी ये टेस्ट है और 6% जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई कर पाते हैं। कैसे 6%? आइए डिस्कस करते हैं। तो जो 6% कैंडिडेट हैं वो किस टाइप से होते हैं? टोटल जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट हैं जिन्होंने टोटल फॉर्म फिल किया है, अपीयर्ड जितने भी हुए हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60,000 जो कैंडिडेट हैं वही अपीयर्ड हुए हैं। अब इन अपीयर्ड कैंडिडेट ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि जनरल कैटेगरी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 में 40% है, ठीक है, OBC क्रीमी लेयर के लिए भी 40% है, बट नॉन क्रीमी लेयर और SC ST और अदर्स कैटेगरी के लिए 35% है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिन्होंने क्रैक कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं,
उन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उस शॉर्ट लिस्ट में से 6% जो टॉप के बच्चे होंगे उन्हीं का ही नेट क्लियर होगा। क्लियर हो गई है बात, उन्हीं बच्चों का ही नेट क्लियर होगा। तो जो अपीयर्ड कैंडिडेट है उनका 6% ये रहता है। तो नेट का एग्ज़ाम जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे आपका स्टेट का होता है, सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे ही ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपका नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप विलिंग हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन एनी स्टेट, बिकॉज ये नेशनल लेवल का टेस्ट है। और इसको क्वालिफाई करने के बाद, इस नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसमें भाई, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। टोटल जितने भी कैंडिडेट जिसने फॉर्म फिल किया उसमें से जो अपीयर्ड हुए और अपीयर्ड में से जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम विच इज़ 40% फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी के लिए 35% है, वो गेट किए हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट में से टॉप 6% जो कैंडिडेट हैं उनका आपका क्या होगा भाई, टोटल जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनमें से जो टॉप के 6% है उनका यहाँ पर निकाला जाएगा नेट। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इसकी एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में हो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी है नेट के एग्ज़ाम की, और फ्यूचर में आपको A+ जो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब मिलती है, और गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। HPSC स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, गवर्नमेंट का पैटर्न ये रहता है, जैसे कि आपने एचटेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने एचटेट का एग्ज़ाम जैसे कि आपने दिया, तो एचटेट का आप एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होता है और फिर आपको जॉब मिलती है। सेम ऐसे ही इसमें प्रोसेस है। यहाँ पर आपका जो नेट है, बट ये आपका जो है थोड़ा सा PGT, TGT और PRT लेवल पे है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेवल पे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेट के एग्ज़ाम में सेम ऐसा ही प्रोसेस है। नेट का एग्ज़ाम पहले आपका होगा, देन आपकी जो स्क्रीनिंग लेगा, स्क्रीनिंग यहाँ पर HPSC है, ठीक है, वो लेता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देन आपको जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट कर दिया जाएगा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर हो गई बात। तो नेट के एग्ज़ाम की ये रिलेवेंस रहती है। अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि नेट का एग्ज़ाम आखिरकार होता क्या है, जिन कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न थी अबाउट नेट एग्जामिनेशन। नाउ JRF कैसे डिफर है नेट एग्जाम से, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या ये दोनों सेम चीज़ है, या किस टाइप से जो JRF एग्जाम है वो डिफर है नेट से। JRF जो है वो क्या होता है, JRF होता है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप PhD यानी कि डॉक्टरेट जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको रिसर्च पे वर्क करना होता है, और आपको JRF अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको स्कॉलरशिप, यस स्कॉलरशिप आपको मिलती है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट होती है, ये कम अमाउंट नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 35-37 के अराउंड, और IITs में 50 और 60 के अराउंड ये रहती है। ठीक है, टॉप 1%, जैसे टॉप 6% अपीयर्ड और मिनिमम क्वालिफाइंग जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स थे उनका नेट होता था, सेम ऐसे ही अपीयर्ड और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखने वाले जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उसमें से टॉप 1% JRF प्राप्त करेंगे। मीन्स जिनका उनका नेट ऑटोमेटिकली है। ठीक है, तो JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD दोनों में ही, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD दोनों में ही क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड होता है JRF में, नेट में कोई भी वैलिडिटी पीरियड नहीं होता। कितना होता है, 3 इयर्स का हमारे यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड रहता है JRF में। एज लिमिट ऑल्सो है 31 इयर्स। ये जो एज लिमिट है ये मैं अक्टूबर 2021 जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है NTA का उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 31 फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी एंड 36 फॉर फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, प्लस अदर्स जो कैटेगरी हैं
और उसमें कुछ रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी है। मैं आपको क्लियरली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका वो शो कर देती हूँ। तो देखिए आप, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, नॉट मोर देन 31 ईयर्स, ठीक है। और ये 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है करंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का और किन्हें दिया जाएगा, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर पर्सन को, विमेन कैंडिडेट्स को, SC ST PWD कैंडिडेट्स को, और जो रिसर्च में प्रोमिनेंट काम कर रहे हैं प्लस LLM की डिग्री जिनके पास में है। तो कहने की बात ये है मोटा मोटी 31 ईयर्स फॉर मेल कैंडिडेट। GRF की टाइम लिमिट है, नेट की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है फॉर मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। और 36 ईयर फॉर जनरल फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। और बाकी ये रिलैक्सेशन जो है अदर्स कैटेगरी के पर्सन ये भी इसमें आते हैं। यहाँ सिर्फ मेल, जनरल और OBC क्रीमी लेयर के मेल कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर हो गई यहाँ। नाउ नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस। क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम की, क्या रिलेवेंस है, हम क्यों करें मैम GRF और नेट का एग्जाम हम क्यों दें, हमें क्यों देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपका हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आप उस जॉब में अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। ऑल्सो कॉरपोरेट सेक्टर में भी जैसे PSUs हैं, बहुत ही एमिनेंट प्रेस्टिजियस फेमस PSUs हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जहाँ अच्छा पैकेज भी आपको मिलेगा। HRM मैनेजर की जॉब जैसे हमारे यहाँ पर होती है, ऐसे ही CSIR जिन्होंने कर रखा फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन फ्यूचर में बोला जा रहा है, ये भी न्यूज़ आई है कि PhD के लिए भी आपका जो नेट एग्ज़ाम है वो क्या कर दिया जाएगा, कंपल्सरी किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी सुनने में आ रही है। सो क्रक्स क्या है कि नेट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल टेस्ट फॉर द टीचिंग पोस्ट, ठीक है, अभी तक। और हमारा जो पैकेज है, अब तक आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन पता चल गई है क्या होता है नेट का एग्ज़ाम, किस टाइप से रहता है, क्या क्या इसमें GRF क्या है, क्या एज लिमिट है, क्या लाइफ टाइम है हमारी, और क्या इम्पोर्टेंस है। नाउ अचीवर्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पर हमारी कोचिंग क्लासेस में आपको क्या क्या पैकेज मिलेगा नेट के पेपर 1 के लिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको ऐप पर, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट के क्रिस्टल क्लियर मैनर में, ठीक है। नोट्स मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी में, सभी के लिए रहेंगे ये, बट ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है इसमें नहीं होगा, यू कैन रीड फ्रॉम दैट। और नोट्स हार्ड कॉपी में विलिंग कैंडिडेट्स के लिए ऑल्सो अवेलेबल रहेंगे, जो भी विलिंग कैंडिडेट्स रहेंगे। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप रहेगा हमारा, यहाँ डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, ठीक है, जहाँ पर डाउट सॉल्विंग लाइव सेशन का मतलब जैसे वीक में एक बार हम लाइव जाएंगे, जहाँ पर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट से या अदर जनरल डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। प्लस में जो ग्रुप बनेगा उसमें तो आप किसी भी टाइम पर अपने डाउट्स को पुट कर सकते हो, 24/7 बेसिस पर आपको रिप्लाई मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वैलिडिटी, इसकी कितनी रहेगी, तो वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है आपका उसका जून और जुलाई में होने के चांसेस हैं। बट अगर NTA जैसे साल में एक बार का पैटर्न लेकर चलता है तो मैक्सिमम सितंबर तक, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम हमने 1 ईयर की रखी है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट वन इज फीस। इसका बहुत ज़्यादा इशू जो है वो रहता है, तो फीस बहुत ही रीज़नेबल है, क्योंकि आपकी जो 1 ईयर की 10 यूनिट है पेपर 1 की, उनकी ये फीस है जो कि है 3000, ओनली 3000, यस 3000 जो फीस है पेपर 1 की है, जिसमें आपको ये सभी मटेरियल्स भी मिलेगा। और 3000 फीस में से आपको मैं वैसे बात बताती हूँ इनडायरेक्टली कि जो आपका 10% है इस पूरी में से वो ऐप को दिया जाता है मैनेज करने के लिए, जो पर्सन है 20% इस पर GST कटता है, और 10% जो चार्जेस हैं वो जो पर्सन वहाँ अपॉइंट है उनके रहते हैं। तो ओनली 60% का जो रेशियो है बच्चे वो हमें रिसीव होता है, ठीक है। हमारी हार्डवर्क कह लो, रेम्यूनरेशन कह लो, किसी भी फॉर्म में कह लो उसको, ठीक है।
तो 3000 की बहुत ही रिजनेबल फीस इसमें रखी है, जहाँ पर आपको 10 यूनिट्स कराई जाएंगी। और कायदे से देखा जाए तो यहाँ 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर रहेगी। क्लियर हो गई बात। नाउ नेक्स्ट वन इज जो रिवीजन है वो किस टाइप से होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो लास्ट में हम कराएंगे, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज्ड होंगी, ठीक है। और लास्ट में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, बिकॉज ये एग्ज़ाम जो है हमारा ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पर रहता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट फुल लेंथ के मिलें, ठीक है, पूरे 3 घंटे के, और ये आपको लास्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लियर हो गई बात। ओके जी। सो ये सब जो पैकेज है वो हमारे बैचेज में आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, हार्ड कॉपी भी मिलेगी, बट हार्ड कॉपी ओनली विलिंग कैंडिडेट्स को मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी सबके लिए भी अवेलेबल रहेगी ऐप पर ही, जहां आपका कोर्स रहेगा। डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे लाइव, एंड टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप रहेगा। वैलिडिटी 1 ईयर की है। फीस जो है वो रीजनेबल है, और जो आपकी रिवीजन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस रहेगी उससे करवाई जाएगी, और लास्ट में 2 से 3 आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, सो व्हाट विल बी माय कंट्रीब्यूशन इन योर प्रिपरेशन। तो जैसा कि आपने मेरी प्रोफाइल में देखा है स्टार्टिंग में ही, मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में 2017-18 से, मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको दिया था तब से ही इसके बारे में नॉलेज है, बट ऑफिशियली प्रोफेशनली 2019 या जनवरी से ही स्टार्टिंग से मैंने इसके बारे में ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। तो इसका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे 3 से 4 साल का है, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगी, मोटिवेट करूँगी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। इफ़ यू डू योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू मी, देन मैं ये श्योरली बोल सकती हूँ कि आपका नेट एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स या जो स्टेबिलिटी माइंड की क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, अगर ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी तो, ठीक है। और 1 स्टेप हाई अगर आपको, और वो आपको बस माननी है, बशर्ते ये है कि वो आपको एज इट इज़ वो चीज़ें आपको फॉलो भी करनी है, इम्प्लीमेंट भी करनी है, ठीक है। वरना मैं तो बता दूंगी, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज अ मस्ट। और जेआरएफ लेने के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सिलेबस फर्स्टली, ठीक है, विद ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ये सभी के सभी जो फीचर्स हैं, ये सभी फीचर्स जेआरएफ के हैं। कि आप देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं नेट तो कर लेते हैं, बट 1% 2% से जेआरएफ नहीं हो पाता। सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स हैं जो कुछ कैंडिडेट्स की रह जाती हैं, हमारी रह जाती हैं। तो इन सिली मिस्टेक्स को अगर आप करेक्ट कर लेते हो, यू विल बी डेफिनेटली क्लियर योर जेआरएफ। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। पहले आप सिलेबस अच्छे से करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अच्छे से, कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनटीए ने लास्ट टाइम कोविड में बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया था, तो यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मस्ट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम। आप ये सोच के जाएं कि पिछले 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने की हमारी प्रिपरेशन, जो 3 घंटे हैं ये जिसमें हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हमें डिसाइड करेंगे, ये बताएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने आप को काम रखना है उस टाइम, और बिल्कुल तरीके से काम करना है, ठीक है। रिवीजन होनी चाहिए मैक्सिमम टाइम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक की प्रैक्टिस, और सिली मिस्टेक्स करने से बचना है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अपना जेआरएफ भी क्रैक कर लेंगे और नेट भी क्रैक कर लेंगे। ये कुछ टिप्स हैं नेट और जेआरएफ के लिए, जिन्हें मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करके आपको शो किया है। ओके जी। तो इस टाइप से हम अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही शानदार वे में करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नेट के पेपर 1 का डिटेल्ड एनालिसिस विद इम्पोर्टेंट पोर्शन विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर
वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक बेसिक सेशन था जिसमें कि हमने देखा कि क्या होता है नेट का एग्ज़ाम, कौन इसे कंडक्ट कराता है, कितने पेपर्स होते हैं और हमारे जो पैकेज में आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, सो इफ़ यू वांट टू जॉइन अवर नेट पेपर 1 बैच, देन आप अचीवर्स अकेडमी ऐप पर जाकर वहाँ पर लॉग इन कर सकते हो और आज से ही अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर वे में स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्ट with your study. Hey everyone, welcome back you all at Achievers online classes platform. And in this particular session हम हमारे NTA UGC नेट पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे इन डिटेल। क्या क्या कौन कौन से पोर्शन इम्पोर्टेंट होते हैं, तो फुली डिटेल के साथ सिलेबस कवर करेंगे हम अपना। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने कुछ आपको बेस बताया था कि नेट के एग्ज़ाम में कौन से कितने पेपर और कितने मार्क्स के आते हैं। आई होप आप सभी ने वो क्लास ज़रूर सुनी है। और नेक्स्ट इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 का सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं और कहाँ से यूजुअली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो 83 सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिसाइड करता है। पेपर 1 जो है आपका वो एज़ यूजुअल कॉमन रहता है, सभी के लिए ही जनरल पेपर होता है ये। सो ये पेपर चाहे किसी का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे ज्योग्राफी है, वटेवर इट इज़, आपको ये जो पेपर 1 का सिलेबस है ये करना ही करना पड़ेगा सभी के लिए। इट्स अ जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इसे बोला जाता है। ये आपकी जो समझ है, एनालाइज पावर जो है आपकी, उसको और आपकी नॉलेज को ये पेपर देखता है। रिसर्च का जो मेन इसलिए है योगदान क्योंकि हम जो ये टेस्ट करने वाले हैं वो इन फ्यूचर हमारे पीएचडी और हायर लेवल का जो टेस्ट होता है नेट, इसमें रिसर्च इम्पोर्टेंट है। आगे फर्दर आप टीचिंग करोगे या फिर आप अपने पीएचडी करोगे तब भी रिसर्च की रिलेवेंस रहती ही रहती है। इसीलिए यहाँ पर मेन फोकस है मेनली टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, बट ऑल ओवर टोटल 10 यूनिट्स है और ये कॉमन जनरल पेपर है जो सभी के लिए रहता है। ओके, सो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी फर्स्ट यूनिट है और टीचिंग एप्टीट्यूड से आप बहुत सारे बच्चे हैं वो पहले से भी इसके बारे में अवेयर होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, बिकॉज हम इन फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं। ये टीचर लेवल का हाईएस्ट टेस्ट होता है नेट, तो यहाँ पर टीचिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपको ट्राई डायमेंशनल मॉडल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के बेसिक फीचर्स और लेवल ऑफ टीचिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, और यहाँ पर जो जितने भी आपके कुछ भी नेम्स आते हैं जैसे मेमोरी लेवल है और अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये किस किस पर्सन ने दिया, जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल है वो हंट ने दिया था। इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम ट्रिक के साथ में करेंगे। लेवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आ जाता है, कई दफ़ा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स। जितने भी लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अडोलोसेंस है लर्नर या अडल्ट लर्नर हैं, ठीक है, तो उसमें इनके करेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं कि किस लर्नर के किस टाइप के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस करेक्टरिस्टिक्स से एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टीचिंग में जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपकी जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए ही बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। आपको 5 से 6 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है, जिसमें से कंबाइंड आपको मिक्सचर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाएगा कि क्या क्या एक बेस्ट टीचर में होना चाहिए, फिर आपको उसके 5 से 6 ऑप्शंस दिए जाएंगे। नीचे इन ऑप्शंस में से आपको ग्रुप ऑफ द बेस्ट जो आंसर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई है बात?
ओके तो यहाँ पर टीचिंग के सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट यूनिट है उसमें लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू टीचर लर्नर एंड सपोर्ट मटेरियल। व्हाट इज सपोर्ट मटेरियल हियर? जितने भी आपके एड्स हैं, टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं, वो सभी सपोर्ट मटेरियल्स में आते हैं। इंस्ट्रक्शंस, फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। कौन कौन से टीचर सेंटर मेथड है, कौन कौन से लर्नर सेंटर मेथड है। टीचर और लर्नर सेंटर में आपको ग्रुप बनाकर दिया जाएगा कि फाइंड आउट कीजिए कौन से लर्नर सेंटर मेथड हैं, तो आपको उसमें से एक ग्रुप ऑफ ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर लर्नर सेंटर है और ये टीचर सेंटर मेथड है। या फिर आपको कोई ओड वन आउट, यानी कि जहाँ पर सभी लर्नर सेंटर मेथड होंगे और आपको एक टीचर सेंटर मेथड है वो फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो सिलेबस में बहुत बार आई थिंक पर्टिकुलर हर यूनिट में ही यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक। क्या होते हैं स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक? ये ऑनलाइन एजुकेशंस के प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक की फुल फॉर्म है। यहाँ से स्वयं और स्वयं प्रभा जो है एक 32 DTH चैनल है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि किसने इसको लॉन्च किया, कब ये आया था, ठीक है, और स्वयं में क्या क्या चीज़ें हैं, एलिमेंट्स इंक्लूड। मूक प्लेटफॉर्म किस टाइप से है? मेनली यहाँ से फैक्चुअल ही क्वेश्चंस रहते हैं आपके, और आपको लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्वयं से रिलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक का। ओके जी, ठीक है। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म नहीं हुआ, अभी टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है जिसमें ट्रेडिशनल्स कौन कौन से हैं, जैसे बुक है, ठीक है, ब्रिक एंड मोटर है, और जो मॉडर्न है और ICT बेस्ड मटेरियल कौन कौन सा है। फिर इवेल्युएशन सिस्टम, इवेल्युएशन सिस्टम भी स्वयं, स्वयं प्रभा की तरह ही बहुत ही हॉट टॉपिक ऑफ टीचिंग बोला जाता है इसे, क्योंकि इवेल्युएशन सिस्टम में फॉर्मेटिव, समेटिव और बाकी डायग्नोस्टिक वेरियस टाइप्स के इवेल्युएशंस होंगे जिन्हें हम डिटेल्ड मैनर में आगे हमारे जो सिलेबस करेंगे उसमें कवर करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन इवैल्यूएशन का भी रहता ही रहता है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जैसे कि आपका नेट का एग्ज़ाम भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर बेस्ड बोले तो आपको ऑनलाइन ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो CBT के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और वेरियस इनोवेशन जो टेक्निक्स हैं वहाँ से भी। अब जितना ये सिलेबस यहाँ पर NTA ने बताया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। इसके अंदर से बहुत सारे टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं, बेसिक एक जनरल आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, आपकी समझ को चेक करने के लिए, आपकी एनालिसिस पावर को चेक करने के लिए क्वेश्चंस है फ्रेम किए जाते हैं टीचिंग में। और इसके अलावा हर यूनिट में जितना सिलेबस दिया गया है ऑफिशियली, ये सारा सिलेबस NTA की साइड से ऑफिशियली है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लिखी नहीं हुई, बट वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और फ्रेम होते हैं, जिन्हें कि हम अपनी क्लासेस में कवर करेंगे वन बाय वन। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 2, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से सर्च कर रहे हैं। देखो सर्च तो एक पहले हो चुकी है, क्यों इसका नाम रिसर्च है, ठीक है। रिसर्च का मतलब सर्च अगेन, हम दोबारा से किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस जो सर्च मिली हुई की हुई, जिन्होंने पहले उसी टॉपिक पे की थी, उसमें हमें गैप मिला है, रिसर्च गैप मिला है, और उस गैप को हम अपनी जो रिसर्च है उसमें कंप्लीट करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च एप्टीट्यूड, अब आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो किस टाइप का है, तो यहाँ पर रिसर्च में कौन कौन से टॉपिक रहते हैं भाई। रिसर्च में रिसर्च का बेसिक मीनिंग, वेरियस टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च का पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म आपकी एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स होती है, साइंटिफिक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म आपकी क्वालिटेटिव अप्रोच है, और ये सोशल साइंस के फील्ड प्लस साइंस दोनों को ही मिक्स करती है, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म से क्वेश्चन डैम श्योर है आपके एग्जाम में रहता ही रहता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब मेथड्स ऑफ रिसर्च जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सिर्फ इतना ही नहीं है। मेथड्स ऑफ रिसर्च में वेरियस मेथड्स हैं, जैसे एक्शन रिसर्च होती है, ठीक है,
ये है आपका जो है एक टाइप है रिसर्च का, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो है आपकी एक रिसर्च, एक हिस्टोरिकल रिसर्च है, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी है। ये रिसर्च के डिज़ाइन भी कुछ बोले जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, क्रॉस सेक्शनल है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनमें से आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च या रिसर्च प्रोसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, प्रोसेस ऑफ रिसर्च से। यहाँ आपको क्वेश्चंस है दिया गया होगा कि रिसर्च की जो प्रोसेस है उन्हें सीक्वेंस में लगाइए, और यहाँ आपको 5 से 6 ऑप्शंस गिवन होंगे जहाँ पर रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो जम्बलिंग फॉर्म में होंगे। आपको वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जहां सीक्वेंस में प्रोसेस ऑफ रिसर्च के गिवन है, कि सॉरी स्टेप्स ऑफ रिसर्च गिवन है इन सीक्वेंस मैनर में, कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, ठीक है, फिर कौन सा आएगा, जैसे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फिर हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है, देन एंड इसमें लास्ट में चलते जाएंगे तो सबसे लास्ट जो स्टेप है वो आपका रिपोर्ट राइटिंग का होता है। बीच में डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, ठीक है। तो इस टाइप से जो है रिसर्च के स्टेप या प्रोसेस ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आपको ऑप्शंस गिवन होंगे वहीं पर, लेकिन आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे डाटा कलेक्शन के बाद क्या किया जाएगा, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड देन रिपोर्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से फ्रेम होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी डैम श्योर है आपके एग्जाम में रहता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एक होता है डेजर्टेशन, एक होता है थीसिस। हमारे इंडिया में जो डेजर्टेशन है वो पीजी लेवल पे और थीसिस पीएचडी लेवल पर होता है, बट फॉरेन में इससे बिल्कुल ही रिवर्स सिनेरियो है। और थीसिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिसर्च फॉर्मेट और इनके स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। व्हाट इज रेफरेंस? रेफरेंस का हम बोलते हैं ना कि आप किसके रेफरेंस से आए हो, तो आपने जो अपनी रिसर्च की है उसमें आपने कौन कौन सा रेफरेंसिंग को यूज़ किया है, उसका एक स्टाइल होता है। जैसे एपीए स्टाइल है, ठीक है, एमएलए स्टाइल है, ठीक है, इस टाइप से उनका एक स्टाइल होता है। और ये आपको रेफरेंस है, किसी भी गूगल स्कॉलर पे आप जाओगे, कोई भी रिसर्च पेपर देखोगे तो आपको लास्ट में वहाँ पर जब आप उस पेपर से आपने यूज़ किया है उसको अपनी रिसर्च में, उसको क्रेडिट देने के लिए रेफ़र करते हो, तो वहाँ वेरियस टाइप्स में उस रिसर्च पेपर के जो ऑथर हैं उनके नेम और जर्नल क्या है और पेज नंबर क्या है, किस ईयर में पब्लिश हुए, वो सब गिवन होता है। वहाँ से भी आप ये कर सकते हो सेट। प्लस में वर्ड में भी आपका जो रेफरेंस है वो गिवन रहता है सिस्टम में, पीसी में या लैपटॉप में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग से आपका क्वेश्चन रह जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो ये जो एरिया है ना एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, एक्चुअली आईसीटी ओनली रिसर्च में ही नहीं, आईसीटी हायर एजुकेशन में भी पूछा गया है, आईसीटी रिसर्च में भी और आईसीटी टीचिंग में भी है। टीचिंग में बताऊंगी कैसे। वेरियस एप्स हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करती है, डीएसएसबी वाले बच्चों को इसका नॉलेज होगी। और जो वेरियस ऐप में ही जैसे स्वयं था, स्वयं प्रभा था, ठीक है, ज्ञानवाणी है, ज्ञान दर्शन है, इस टाइप से बहुत से न्यू, ट्यूलिप है, जैसे बिल्कुल न्यू जो ऐप्स हैं वो लॉन्च होते रहते हैं। लगभग ऐप्स के रिगार्डिंग कम से कम आपके 30 to 35 ऐप्स हैं जो आपको कम से कम रीड करके जाने पड़ेंगे, और भी जो जैसे जैसे करंट के न्यू आएंगे हम ऐड करते चलेंगे, उन ऐप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च का पूरा सिलेबस है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ रिसर्च में ना आपको इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई दफ़ा पूछ लिया जाता है बट आपको यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी एक दो टॉपिक हैं जो मेंशन नहीं है सिलेबस में। आप ये सोचो कि यही सिलेबस है और यही मुझे करके जाना है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़कर जानी है। इट्स अ फॉर्मेट, यस ये सिलेबस है बट इस सिलेबस के अलावा भी, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, जो चीज़ें लिखी नहीं हुई हैं लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा है कि आपका जो सिंपोजियम है, ठीक है, वर्कशॉप है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ये मीटिंग्स के जितने भी टाइप्स हैं यहाँ से रिसर्च का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन एथिक्स से डैम श्योर है कि एथिक्स क्या होते हैं, किस में फॉलो करने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एफएफपी है, एथिक्स के रिगार्डिंग ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एक, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम करेंगे भाई बिल्कुल अच्छे से डिटेल्ड मैनर में, ओके। और रिसर्च के
एक एक्शन रिसर्च के स्टेप्स कई दफ़ा पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन। ये 5 क्वेश्चन, ठीक है, और 10 नंबर। आपको लगेगा कॉम्प्रीहेंशन है तो फ्री के हैं, नहीं, ये फ्री के नहीं है। इस पर आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाकर हमारे जो कॉम्प्रीहेंशन है वो ठीक निकलते हैं। ये वो फॉर्मेट नहीं है कि जो हम 10th 12th में जनरल पेपर में देखते थे कि लाइन से लाइन मैच कर दी और आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया। नहीं, आपको वहाँ पर अपनी एनालिटिकल स्किल्स का यूज़ करना होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर का यूज़ करना होता है। कॉम्प्रीहेंशन में प्लस में मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई, ये जो है ये डेली प्रैक्टिस बेस्ड है। फिर ये आपके 10 नंबर हैं वो बिल्कुल फ्री के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन है तो इसे इजी मत लीजिएगा, ये आपको एक बोनस पॉइंट मिल रहा है और इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। क्या है, एक सिंपल पैसेज गिवन होगा जिसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये श्योर है ये फॉर्मेट रहता ही रहता है। इसके साथ साथ पिछले 2 बारी से जो एनटीए है वो क्या कर रहा है, 2-3 टाइम से आपका जो सेकंड पेपर है ना उसमें भी लास्ट में 2 पैसेज दे रहा है। सेकंड पेपर में भी 2 पैसेज और 1 पैसेज यहाँ पर। टोटल आपके 15 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स आपकी अगर प्रैक्टिस है तो बिल्कुल ही ईजी है, आप ले सकते हो। बट ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड है, कॉम्प्रीहेंशन। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस, आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक पर्सन दूसरे से इंटरेक्ट करता है, अपनी बातें रखता है, दूसरे की बात है वो समझ पाता है, दैट इज कॉल्ड इन सिंपल लैंग्वेज कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन और टीचिंग के क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। टीचिंग और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन के हर जगह ही मिक्स जो क्वेश्चन है वो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है उसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन की टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। टाइप्स में इसके जितने भी मॉडल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, प्लस जैसे लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा है, एक स्टेटमेंट देके भी पूछ सकता है, ये ट्रांजैक्शनल है, इंटरेक्शनल है, क्या कौन सा मॉडल है, इंटरेक्शन है, ट्रांजैक्शनल है, ठीक है। लीनियर में ओनली जो टीचर है वही सिर्फ क्या कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, ठीक है। इंटरेक्शन में इंटरेक्शन हो रहा है, एक तरफ अगर सेंडिंग हो रही है तो दूसरी तरफ मैसेज रिसीव भी हो रहा है। और ट्रांजैक्शन में प्लस में फीडबैक भी आ जाती है, साथ में फीडबैक भी मिल रही है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है आपकी ये रहती है। कम्युनिकेशन के टाइप्स, कम्युनिकेशन के मॉडल, बर्लो मॉडल है, एसएमसीआर है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और टर्म है कम्युनिकेशन में बहुत सारी छोटी छोटी, जैसे काइनेसिक है, ठीक है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज की मूवमेंट है, पोस्चर्स है, गेस्चर्स है, स्पैटियल है, ये वर्ड्स हैं, टैक्टिकल है, आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, पैरा लैंग्वेज है, जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करके आपको बोल रही हूँ कि जहाँ पर जो मेन टॉपिक है वहाँ पर मैं ज़्यादा प्रेशर डाल रही हूँ, ट्रस्ट डाल रही हूँ, ये क्या है मेरा, ये मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन है, इसे ही पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कम्युनिकेशन में से इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वर्बल, नॉन वर्बल, ग्रुप, ठीक है, इंटरकल्चरल, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बैरियर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में कौन कौन सी, जैसे सिमेंटिक बैरियर है, जार्गोन वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, जैसे इसमें पर्टिकुलर एक वर्ड होता है जार्गोन, ये टेक्निकल लैंग्वेज के लिए है। सिमेंटिक बैरियर है, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। कल्चरल बैरियर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का सिलेबस में प्लस में कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस होती है जिसमें कि डिकोडिंग और इनकोडिंग का स्पेशली पूछा जाता है। तो इनकोडिंग हमेशा सेंडर करता है और डिकोडिंग हमेशा रिसीवर करता है। जब सेंडर की बात को रिसीवर सेम सेंस में समझ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है। और मास मीडिया और सोसाइटी से एक क्वेश्चन रहता है, सीधे सीधे सिंपल 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट कम्युनिकेशन में से आते हैं। तीनों ही बहुत ही इजी यूनिट है, टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन। अगर आपकी कमांड है इस पर तो आपके क्वेश्चंस इसमें से बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। और कमांड कैसे बनेगी, इसमें कॉन्सेप्ट समझनी होती है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए। ये फैक्चुअल कम है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं यहाँ से। ये नहीं कि हमने फैक्ट या ईयर याद कर ली और ये यूनिट हो गई, नहीं।
यहाँ पर आपकी नॉलेज के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी इक्वल वर्क करती है। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ आपके मैथ और कैलकुलेशन को चेक करने के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड नाम की एक यूनिट भी है, जो कि यूनिट नंबर 5 है। यहाँ टाइप्स ऑफ रीजनिंग, डिडक्टिव, इंडक्टिव, अबडक्टिव, ये 3 टाइप होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा डिडक्टिव क्या होता है रीजनिंग का, और इंडक्टिव क्या होता है। डिडक्टिव होता है जनरल टू पर्टिकुलर। आपको जैसे साइंस या मैथ में पहले फॉर्मूला गिवन होगा, पहले एक ब्रॉड चीज़ है, फिर उसको आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर चीज़ों में डिवाइड कर रहे हो, ये जनरल से पर्टिकुलर होती है। इंडक्टिव इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ हमने ये न्यूटन ने एक सेब गिरते हुआ देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, और लास्ट में कंक्लूजन निकाल दिया है कि ये सिंथेसिस बन गया हमारा, कि लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वर्क कर रहा है। तो जो थ्योरी है, ठीक है, वो लास्ट में वर्क करती है, ठीक है, यानी लास्ट में निकल कर आती है थ्योरी, जबकि डिडक्टिव में थ्योरी आपको स्टार्टिंग में ही गिवन होती है। इंडक्टिव हमेशा क्वालिटेटिव होता है, डिडक्टिव हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग में भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हम कवर करेंगे इन टॉपिक्स को। तो ये रीजनिंग के कुछ टाइप्स होते हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पर नंबर सीरीज। एक पर्टिकुलर नंबर सीरीज गिवन होगी और नेक्स्ट वन आपसे पूछ रखा होगा या मिसिंग नंबर पूछा होगा। लेटर सीरीज होती है, उसमें आपको डिकोडिंग करनी पड़ती है। रिलेशनशिप पर बेस्ड एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि ये आपका, अगर इसकी लड़की की ओर इशारा करते हुए राम ने ये कहा कि ये मेरी बुआ की, फूफा की, ऐसे करके मतलब बनाकर एक आपको स्टेटमेंट गिवन होगी रिलेशनशिप पर, और आपको उसका राइट आंसर फाइंड आउट करना है कि ये जो पर्सन है इसका क्या लगा, ठीक है। पता ही होगा आपको जो रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं। अब बिल्कुल जो मैथमेटिकल पोर्शन पर है, ये तो रीजनिंग का ही पार्ट थे, लेकिन जो मैथमेटिकल पोर्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके जैसे फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इनकी डेली प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है, डेली प्रैक्टिस। और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज, ये जो मैथ के पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। डिस्टेंस से आता है, परसेंटेज से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, इंटरेस्ट से, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ये टॉपिक से तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। रिलेशनशिप से आता है, लेटर सीरीज से आएगा, और कोडिंग से भी। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते इन टॉपिक्स को, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के रहते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है ये टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि है हमारी यूनिट नंबर 6। लॉजिकल रीजनिंग, नाम से ही देखो लॉजिक, आपको तर्क लगाना पड़ेगा, यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, माय पर्सनल फेवरेट यूनिट, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी याद या मेमोराइजेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप चीज़ों को समझो और अप्लाई करो, बस दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर आपको एक आर्ग्यूमेंट्स गिवन होगा, प्रीमिसेस होंगे, कंक्लूजन होगा, और वो फॉलो करता है या नहीं करता, इस टाइप से एक क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन मूड एंड फिगर में से रहता है, मूड क्या होते हैं, फिगर क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। और यूजेस ऑफ लैंग्वेज, टोटल आपकी 6 to 7 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है यहाँ से, और इन लैंग्वेज का जो यूज़ करने का है, मतलब जो पोर्शन है यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये कौन सी है, किस टाइप की, जो लैंग्वेज के टाइप्स गिवन होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। कॉनोटेशन क्या है, डिनोटेशन क्या है, किस टाइप से स्ट्रक्चर है वो बनता है, ठीक है, जैसे लेक्सिकल लैंग्वेज होती है, इस करके जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्लस कॉनोटेशन और डिनोटेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लासिकल स्केयर ऑफ अपोजिशन। क्लासिकल स्केयर ऑफ अपोजिशन में से आपको 2 स्टेटमेंट दी गई होंगी, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जैसे ऐसा करके, इसमें 4 टाइप की होती हैं भाई, अल्ट्रन, सबअल्ट्रेन, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, और इस टाइप से आपकी जो है क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगी, ट्रू होगी, इस टाइप से करके 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन होंगे आपको। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ कॉन्ट्रेरी, जैसे सब कॉन्ट्रेरी, इस टाइप से, अल्ट्रेशन, सब अल्ट्रेशन, इस टाइप से जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। पूरी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर
और अंडरस्टैंडिंग पावर पर बेस्ड है। आपको यहाँ रट्टा लगाने की, समझने की, नॉलेज की मतलब नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको मेमोराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है लॉजिकल रीजनिंग में। आप चीज़ों को समझ गए तो आपके ये क्वेश्चन फ्री के हैं। और अब जो आपका यूजीसी नेट का पेपर हुआ था वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहे थे, बहुत ज़्यादा रहे थे, इंडियन लॉजिक से भी रहे थे क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो इस यूनिट से पूछे जाते हैं किसी किसी एग्जाम में। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जैसे मोड फिगर आपको पता चल गया तो आप इजीली 2 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इजी यूनिट है ये, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ डिपेंड करती है। अगर एक बार में आपने वो ये यूनिट्स को समझ लिया, देन आपको ये बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर सकते हो। जबकि जो हायर एजुकेशन यूनिट है आपकी, ठीक है, या पीपल एंड एनवायरनमेंट है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो आपको रिवीजन उसका करना पड़ेगा। ठीक है, एवरी वीक, तब जाकर वो क्वेश्चंस है वो आपके याद रहेंगे आपको। क्लियर हो गई है बात यहाँ पर? तो नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग दी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ आपको कई बारी डिडक्टिव और इंडक्टिव के ना टाइप्स होते हैं, साउंड, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको कई बार क्वेश्चन गिवन होगा, प्रीमिसेस होंगी और कंक्लूजन होगा, लास्ट में दे रखा होगा कि ये अगर प्रीमिसेस बहुत ट्रू है तो कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो करेगा, तो वो आपका डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव में अगर बहुत प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू। ठीक है, इंडक्टिव एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। एनालोसिस, एनालोसिस होता है कंपैरिजन करना, तुलना करना। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन आता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम कौन से, जो सिंपल हम बनाते हैं वो वेन डायग्राम? नो, सिंपल वेन डायग्राम यहाँ पर नहीं पूछे जाते कि आप सिंपल जो वेन डायग्राम है, कि यहाँ पर जैसे पहले ये क्वेश्चन है वो एक सिंपल का भी रहता था कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। ठीक है, इस टाइप से करके फिर कोई और टर्म दे दी जाएगी कि सी है वो बी नहीं है, तो ये बताइए क्या सी ए भी है? तो यहाँ पर नहीं होगा। जब बाहर वाले कोई फॉलो नहीं कर रहा तो अंदर भी नहीं करेगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ वेन डायग्राम में नहीं। यहाँ वेन डायग्राम में एक तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से नॉलेज बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। सेकंड, इसमें पर्टिकुलर तीनों सर्कल जो होते हैं वो यूज करके पूछे जाते हैं कि कॉमन पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो पहले क्लासिकल स्केल ऑफ अपोजिशन में भी पूरे हो जाते हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन थोड़े से हटके पूछे जाते हैं। ओके, और लास्ट में है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो है। लेकिन यहाँ पर अभी लॉजिकल रीजनिंग खत्म नहीं हुई, अभी इंडियन लॉजिक बाकी है। बोलते हैं ना ट्रेलर ही है ये, अभी फिल्म बाकी है पूरी। क्योंकि इंडियन लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो 4 वर्ड आपको दिख रहे हैं, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना एंड शब्दा, सिर्फ इतने ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी और टर्म्स भी आ जाती हैं। और ये जो है ये भी पूरा हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, ये आपका इंडियन लॉजिक पर है। इंडियन लॉजिक के साथ साथ वेस्टर्न लॉजिक जो है, वेस्टर्न लॉजिक पर भी क्वेश्चन अब की बार देखने को मिले। जो स्टार्टिंग के एग्जाम हुए थे उनमें वेस्टर्न लॉजिक के भी क्वेश्चन थे। तो प्रत्यक्षा जो आपको फेस टू फेस प्रत्यक्ष दिख रहा है, अनुमाना किसी चीज को आपने देखा उससे फिर इन्फ्रेंस आपने ड्राइव किया, उपमाना जब हम कंपैरिजन करते हैं, शब्दा जहाँ पर हम एक ट्रस्टवर्दी पर्सन ने जो स्टेटमेंट बोल दी उसी को ही वैलिड मान लेते हैं। अर्थपति मतलब अर्थ निकालते हैं, अर्थ की उत्पत्ति इज कॉल्ड अर्थपति, इम्प्लीकेशन होता है इसमें। ठीक है, और अनुपलब्धि मीन्स जो चीज उपलब्ध नहीं है और फिर उससे आपने कुछ निष्कर्ष है वो निकाला है। ठीक है, तो इन सब के एग्जाम्पल करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, कि अनुमाना का किस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है, क्या इन्फ्रेंस है, इसके व्याप्ति क्या होती है। ठीक है, और हेत्वाभाषा की एरर, तो यहाँ पर फालिसीज बोल देते हैं। ये जो पोर्शन है इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन कहने का मतलब एक आपको हेत्वाभाषा की एरर देखने को मिलेगी श्योर, एक इस पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक आधा जो क्वेश्चन है वो आपकी थोड़ा सा जो मैं कहूँगी ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो प्रीवियस जो पार्ट हमने किया है ना लॉजिकल रीजनिंग का,
जो प्रीवियस पार्ट हमने लॉजिकल रीजनिंग का किया है जिसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और ये सारे क्वेश्चंस थे, वो तो बहुत ही आपकी इजी वे में आपकी सिर्फ आपको अगर कंसेप्ट्स क्लियर है आप कर लेते हो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है एक आधे क्वेश्चन में। बाकी पूरी लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्ट लेके करोगे तो ये यूनिट में आपके फुल मार्क्स हैं। नेक्स्ट वन इज डी आई बोले तो डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, लेकिन ये यूनिट डेली प्रैक्टिस आपकी मांगेगी कि आपको इसकी डेली टू डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इजीली कर सकते हो। सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं बनते यहाँ से। जैसे परसेंटेज बेस पर कुछ डाटा गिवन होगा, नीचे 5 क्वेश्चन होंगे और आपको उसके आंसर करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी हो सकता है, वो रेशियो में भी हो सकता है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक आधा बन सकता है यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा से। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो किस टाइप से होती है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बार चार्ट के रूप में भी देखने को मिलेगी, जैसे बार चार्ट के रूप में भी आपको ये देखने को मिलेगी, और ये आपको हिस्टोग्राम पाई चार्ट में भी देखने को मिलेगी, टेबल चार्ट में और लाइन चार्ट में भी। यहाँ पर आपको इस टाइप से एक पूरा डाटा गिवन होगा टेबल में, नीचे इसके क्वेश्चंस होंगे 5 और इसके बेस पर आपको यहाँ से डाटा लेकर वो निकालना है। कई बारी मिसिंग टर्म भी पूछ ली जाती हैं डीआई में, तो डीआई जो है आपकी बिल्कुल इजी है आपके लिए। जो बच्चा ऐसा सोचता है कि मुझे मैथ नहीं आता तो मैं डीआई भी नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट्स है। इस कॉन्सेप्ट्स को आप अपने मन से निकाल दीजिए। जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप डीआई बिल्कुल कम टाइम में सॉल्व कर लोगे वहाँ पर एग्जाम में। तो ये जो यूनिट है ये आपकी डेली प्रैक्टिस है, वो डिजर्व करती है, तब जाकर आप इसे अच्छे से कवर कर पाओगे। फिर है डाटा एंड गवर्नेंस, ओके। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी। ये आपकी एक कंप्यूटर से रिलेटेड आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक यूनिट है। सीधे सीधे टोटल जो 5 टॉपिक मैं बताती हूँ जहाँ से क्वेश्चन इस यूनिट में से पूछे जाते हैं, इससे जो ज़्यादा है वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं होते। तो एक तो एब्रीविएशन इस यूनिट में पूछ ली जाती हैं आपसे, जैसे HTML की फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है, HTTPS है उसकी बता दीजिए, इस टाइप से। बेसिक इंट्रानेट, इंटरनेट और ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल में सीसी VCC, ठीक है, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। इसके साथ में यहाँ पर आपको जो डाटा है वो चेंज करने से रिलेटेड, जैसे कि जो डाटा की यूनिट्स हैं MB KB, इस टाइप से जो क्वेश्चन है प्रोसेस में सेट करने वाले हाईएस्ट कौन सी यूनिट है ये भी पूछा जाता है। प्लस में डेसिमल से आपको जो डाटा है वो कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल में, बाइनरी में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये 2 टॉपिक रिटर्न नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव जितने भी हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, और गवर्नेंस जो है हमारी आईसीटी की, यहाँ से डिजिटल इनिशिएटिव में वही इस आईसीटी बेस्ड जो डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है बहुत इजी छोटी यूनिट है, और कंप्यूटर की जो टर्म है, अगर आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रखते हो तब भी आप 3 क्वेश्चन इसमें से इजीली कर जाओगे। और यहाँ पर ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में एब्रीविएशन का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, क्वेश्चन इंटरचेंज करने का रहता है, ओके। वेरी सिंपल यूनिट, बस छोटी सी टर्म्स जो हैं आपको वो देखनी होती है। जैसे फाइल की जो डिक्टेशन है वो भी पूछ ली जाती है, MP4 फाइल है वो हमेशा वीडियो के लिए यूज़ होती है, इस टाइप से। और जो ऑर्डर में सेट करने वाले क्वेश्चन है वो आईसीटी से आपको देखने को मिलेंगे, ओके। रैम क्या है, प्लस में रोम क्या है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक है। रैम रोम से बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इजी सिंपल सी यूनिट है ये। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, अब ये जो यूनिट है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, आपने इस यूनिट को किस टाइप से करना है, क्योंकि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में से अगर आपको पूरी साइंस की डीपली नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं, 2 क्वेश्चन है जो थोड़े से एडवांस लेवल के आ जाते हैं। तो यहाँ मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2021 का कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जहां ये 2 टॉपिक ना पूछे गए हों, और उससे पहले भी, ठीक है।
एमडीजी और एसडीजी यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। गोल सारे आपको याद करने पड़ेंगे और हम ट्रिक से याद करेंगे स्टोरी बना के सभी गोल को। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर है, डैम श्योर है, मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो कुछ स्टेटिक पोर्शन है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, जहाँ से क्वेश्चन रहते हैं वो आप नहीं छोड़ सकते और आपको करना ही करना पड़ता है। एमडीजी है, एसडीजी है, प्लस में जो आपके कन्वेंशंस हैं जितनी भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। वहां से भी एक क्वेश्चन डैम श्योर है, रहता ही रहता है। ओके, फिर यहाँ पर है आपका ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। यहाँ पर जितनी भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज, आगे जितने भी टाइप के पॉल्यूशंस हैं ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल डायमेंशंस हमारी, प्लस में इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ। तो अब ये जो पोर्शन है आपका एमडीजी और एसडीजी का, ये तो फिक्स है, स्टैटिक पोर्शन है। यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में, नो डाउट, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है ये। लेकिन जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। यहाँ से आपका श्योर नहीं है कि सिर्फ इसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अभी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूनिट खत्म नहीं हुई। यहाँ पर रिसोर्सेज से एक क्वेश्चन रहता है, श्योर है ये क्वेश्चन कि जो आपके रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, प्लस में सोलर, विंड, सॉयल और इससे रिलेटेड जो बायोमास के क्वेश्चन है ये भी पूछ लिए जाते हैं। करंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हाईएस्ट सोलर में कौन सा स्टेट है, ठीक है, या कौन सी कंट्री है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर। और विंड की जो है एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन मैं कहूँगी यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। और ये जो लास्ट का पार्ट है दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जितने भी आपके यहाँ पर चाहे वो आपका नपाक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, आईएसए है, सोलर अलायंस है, क्योटो प्रोटोकॉल है, 2 प्रोटोकॉल है वो लिखे नहीं हुए, वो भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, रियो समिट कब हुई थी, क्या है, इसमें से भी क्वेश्चन डैम श्योर है। और आप इजिली इसको एक बार करोगे तब आप कर लोगे ये। तो एमडीजी और एसडीजी प्लस लास्ट का पोर्शन श्योर है, डैम है। एनर्जी में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकी का जो बीच का पार्ट है वहां से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो करंट का भी रहता ही रहता है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट में से। क्लियर हो गई है बात यहाँ पर। तो ये आपका जो टोटल है, ये आपका पूरा का पूरा जी यूनिट नंबर आपकी 9th है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हमारी बचती है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम जैसा कि नाम से ही उच्च शिक्षा प्रणाली, नेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, इसीलिए ये यूनिट है वो आपके सिलेबस में रखी गई है। यहाँ से इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जितने भी आपके एंशिएंट इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ है, नालंदा है, ठीक है, विक्रमशिला है, इन सब यूनिवर्सिटीज़ से क्वेश्चन, प्लस वहाँ पर जोन सी सेरेमनी होती थी, ठीक है, जैसे जो संस्कार होते थे पहले गुरुकुल में या जितनी भी सेरेमनी होती थी वहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, एंशिएंट का पार्ट है ये भी। हायर एजुकेशन में कौन कौन से एक्ट, जैसे चार्टर एक्ट से लेकर एल्फेंस्टाइन रिपोर्ट तक का, फिर आगे के जो न्यू एक्ट हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं जो आपकी इवोल्यूशन में, क्योंकि ये क्या है आपका बेस है, ये आपका एंशिएंट से लेकर अब पोस्ट इंडिपेंडेंस तक के जो है इंस्टीट्यूशंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। ओके, ओरिएंटल कन्वेंशन और नॉन कन्वेंशन लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया में कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि ये कन्वेंशन है, ओरिएंटल है या नॉन कन्वेंशन है, ठीक है। फिर है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। इसमें से भी सेम आपको 5-6 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि ये कौन सी प्रोफेशनल है या टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन है और आपको वो फाइंड आउट करनी है। ओके, वैल्यू एजुकेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है और इसके साथ पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, यहाँ से आपके टोटल ना पार्ट्स होते हैं गवर्नेंस के, जैसे एकेडमिक काउंसिल है, जो एकेडमिक काउंसिल का क्या काम है, सीनेट का क्या काम होता है, और ऐसा वर्क देकर जैसे सिलेबस कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड मेंबर क्या होगी, ये इस टाइप से नीचे ऑप्शन होंगे, एकेडमिक कमेटी, एकेडमिक बोर्ड, एकेडमिक काउंसिल, सीनेट। तो इस टाइप से करके आपका जो है आंसर यहाँ पर बनेगा। गवर्नेंस से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5
5 टॉपिक इसमें मेन है जो रहते ही रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है। एंशियंट का पार्ट है। एंशियंट में 2 चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस में यूनिवर्सिटीज़ से पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, कहाँ से हैं। प्लस में सेरामनीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी सेरामनीज वगैरह हैं। और आपका जो हायर एजुकेशन है और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, यहाँ से क्वेश्चन। प्लस में वैल्यू एजुकेशन और गवर्नेंस से। पॉलिटी के क्वेश्चन अब इतने नहीं पूछे जाते, एक आधा क्वेश्चन है वो आ सकता है, लेकिन इतने नहीं है, पहले ज़्यादा था ये पार्ट। ओके जी, तो ये आपकी पूरी की पूरी 10 यूनिट का सिलेबस है जो हमने डिस्कस किया है। क्या बोला गया है कि 2 मार्क्स, ठीक है, 5 क्वेश्चन ईच रहते ही रहते हैं आपके हर एक यूनिट में से, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो पूरा सिलेबस है नेट का पेपर 1 जो कि कॉमन है, जनरल पेपर है, यहाँ पर पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने अभी पेपर 1 का जो बैच है वो न्यू स्टार्ट किया है। अगर आपको किसी को भी ज्वाइन करना है और यू वांट टू क्रैक योर नेट दिस टाइम, देन प्लीज join our batch and do confirm your success, because ये जो पूरा सिलेबस है ये डिसेंट मैनर में हम कवर करने वाले हैं हमारे कोर्स में। कंप्लीट ईच एंड एवरी कंसेप्ट मिलेगी आपको। जैसा मैंने सिलेबस बताते हुए आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, सेम ऐसे ही जैसे ही हम कॉन्सेप्ट्स करते हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको हाईलाइटेड मिलेंगे। ट्रिक का यूज़ किया जाएगा, जितनी भी आपकी स्टोरीज या ईयर बेस्ड चीज़ें हैं आपको याद नहीं होंगी, बहुत ही ईजी सिंपल मैनर में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड होंगी। प्रीवियस ईयर पेपर भी हम करेंगे, पीडीएफ मटेरियल नोट्स के रूप में आपको मिलेगा। ओके जी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पूरा जो आपका नेट का सिलेबस रहा, नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगी उसमें हम पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक कनेक्ट विद योर स्टडी। वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।